मैं सत्येंद्र अग्निहोत्री। मैं 3 इंटरव्यू आईएएस के दे चुका हूँ, 7 में पीसीएस के दे चुका हूँ, 2 बार मैं टॉप करते रह गया। सोशल वर्क में पढ़ाता रहा हूँ, उसमें 1300 से ज़्यादा बच्चे मेरे सिलेक्ट हैं क्लास के। फिर व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण अभी मैं 5 साल 6 साल से गायब हूँ। अब मैं आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे ज़्यादा जो विपत्ति 2023 में आई है मेंस एग्जाम में, वो यूपी स्पेशल पेपर्स में आई है और सामने दिखाई पड़ रही है। तो उन्हीं पेपर्स को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इनके सिलेबस की डिटेल एनालिसिस पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। उस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, यही विनती है आप लोगों से। देखिए क्या स्थितियां हैं। तो यूपी पीसीएस की जो टारगेट, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024, यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स बढ़े हुए हैं, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 5 भी 200 नंबर का और पेपर 6 भी 200 नंबर का है। अब इन दोनों पेपर्स की विशेषताएं क्या है, देखिए। पहली बात तो ये कि दोनों नए हैं, 2023 में ही जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जीएस के जो दूसरे पेपर हुआ होते हैं यूपी पीसीएस मेंस में, उन्हीं के बराबर अंक है इनके। 6 पेपर है, 6 पेपर, प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। पेपर 5 और 6 के भी 200 ही अंक है, किंतु इनका सिलेबस जीएस के अन्य पेपरों से कम है, इसलिए कम सिलेबस पढ़ के आप उतने ही अंक पा सकते हैं। तो इस तरह ये स्कोरिंग हो जाते हैं। तीसरी बात है, प्रश्न सीधे सीधे बिल्कुल बनते हैं। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, घुमा फिरा के प्रश्न नहीं आते। और इस तरह से जब प्रश्न सीधे बनेंगे, अगर हाई क्वालिटी आंसर हम लिखेंगे तो भरपूर नंबर हमें मिल जाएगा। वहां प्रश्न के घुमाव में कटने की समस्या नहीं, जिसे एथिक्स में होता है। क्या करने का हमें अधिकार है, क्या हमें करना चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर ही नैतिकता है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह घुमा फिरा के इसमें कुछ बन नहीं रहा है। तो प्रश्न एकदम सीधे आते हैं, हाई क्वालिटी आंसर लिखा जाएगा तो अधिकतम प्रतियोगी लाभ हमें प्राप्त होगा। तीसरी चीज है, 2023 की परीक्षा में यही दोनों प्रश्न पत्र निर्णायक सिद्ध हुए। 2023 का जो टॉपर है, उसके जो अन्य पेपर से मार्क्स है, वो तो दूसरे स्टूडेंट के बराबर ही है लगभग, किंतु पेपर 5 और 6 में उसने अच्छा स्कोर किया, इसलिए वो टॉपर हो गया, एसडीएम हो गया, और बाकी बच्चे पीछे रह गए। विपत्ति बड़ी गहरी 2023 की है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे इसमें 200 नंबर में 25-25 अंक पाकर सिमट गए हैं, और इस बात को आप लोगों को भी पता होगा, इसीलिए यहां पर मैं उतरा हुआ हूं। तो ये अब इन प्रश्न पत्रों की कमियां क्या है, क्यों ऐसा हो गया कि 25-25 नंबर पा गए। तो पहली बात यह है कि व्यवस्थित अध्ययन सामग्री कहीं डिटेल में इनकी उपलब्ध नहीं है जो उच्च गुणवत्ता की हो, इसलिए केवल टेस्ट सीरीज, जो आदत हो चुकी ढेर सारे बच्चों की, केवल टेस्ट सीरीज देना कहीं नहीं ले जाएगा। इन दोनों पेपर्स में आपको एक सक्षम टीचर की सेवाएं अनिवार्य रूप से लेनी ही होगी। दूसरी बात इसकी यह है कि इनके स्रोत बड़े सीमित हैं। इस कारण अगर आप चाहें कि सेल्फ स्टडी करके और आप अपनी गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार कर लें, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ स्टडी से भी उतना संभव नहीं है गुणवत्ता में सुधार। मार्केट में घटिया सामग्री की भरमार है, उससे सावधान रहना आवश्यक है, नहीं तो 200 में 25 नंबर कोई ऐसे ही नहीं पाता जब तक बहुत घटिया वो नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट बात यह है कि टीचर, उसी टीचर के आप सहारे रहिए जिसको लेखन की गहरी समझ हो। ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले टीचर हैं आपके किसी काम के सिद्ध नहीं होंगे। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपका साथ में विश्वासघात ही होगा। कुछ ऐसे टीचर हैं जो उत्तर की केवल आउटलाइन बताते हैं, शेष कार्य छात्रों पर छोड़ देते हैं। ताजमहल की आउटलाइन बनाने से ताजमहल नहीं बन जाएगा, उसके लिए प्रत्येक पत्थर या शब्द को कुशलता पूर्वक जमाने की आवश्यकता होती है। परीक्षा उत्तर आधारित है, इसलिए टीचर से बच्चे को पूरा हाई क्वालिटी आंसर मिलना चाहिए, और ये मेरा विश्वास है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जब बच्चों पर छोड़ दिया जाएगा तो छात्र अपने से गुणवत्तापूर्ण उत्तर लिखने में सक्षम नहीं हो पाते। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है।
कक्षा 1 से लेके MA तक बच्चे में किसी भी स्तर पर भारत में यूपी में लेखन कौशल का विकास किया ही नहीं जाता। इसलिए चाहे जितना बुद्धिमान बच्चा हो, ये उच्च गुणवत्ता का लेखन नहीं कर पाता। तो ये स्थिति है। अब मेरा क्या योगदान होगा इन दोनों पेपर से कि हाई क्वालिटी प्रासंगिक और समग्र अध्ययन सामग्री आपको मुझसे प्राप्त हो जाएगी और जिसकी बराबरी इलाहाबाद, दिल्ली या जहां भी हो कहीं नहीं हो पाएगी। इसका परीक्षण आप लोग स्वयं कर सकते हो। दूसरी बात ये, हमारे स्टडी मटेरियल पर जो कुछ हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं उस पर आप पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। तो इस तरह आपका भटकाव बचेगा, अनावश्यक आपका श्रम बचेगा और हाई स्कोरिंग आपकी अपने आप हो जाएगी। तीसरी चीज, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ाऊंगा आपको और क्वेश्चन वाइज भी पढ़ाऊंगा। निर्धारित शब्दों के आइडियल आंसर भी लिखाए जाएंगे। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज संपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण होगा। अब देखिए, निर्धारित शब्दों के जो आइडियल आंसर है, ये बात मैं आपको बता दूं, आयोग में कई लोग मेरे परिचित हैं और कई जो है परीक्षक वहां जाते हैं। तो दो तरह के प्रश्न आपके आते हैं मुख्य परीक्षा में, 125 शब्द और दूसरा 200 शब्द। तो 125 शब्द का जो प्रश्न आता है उसमें 10% जो शब्द संख्या है उसमें छूट सीमा मिल जाती है आपको। तो 125 में 12.5 नंबर, तो 135 नंबर, 137 शब्द तक आपका चला गया। तो बस यहीं रखिएगा, इसके आगे अगर आप जाते हैं उल्लंघन करके तो आप दंडित किए जाएंगे। इसी तरह जो 200 शब्द का उत्तर आपका, उसमें भी 10% छूट आपको मिल जाती है, 220 शब्द तक, ठीक है। वो इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको दंड मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर लेखन कौशल का मैं विकास कराऊंगा। तो पूरी मुख्य परीक्षा में जहां कहीं भी हो सब उत्तर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण परीक्षा में आपको लाभ होगा। इससे आपका समय बचेगा, श्रम बचेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता दूर नहीं लगेगी और सफलता मिल जाएगी। अब ये वही परीक्षा प्रारूप दिया गया है। देखिए, जो बातें मैं आपको बताया था, जो मुख्य परीक्षा है 1500 नंबर की होती है, 150 अंक हिंदी का है, 150 अंक इसे निबंध का है और 6 पेपर हैं जीएस के, 200 अंक के पेपर हैं। तो 6 दूनी 12, 12 3 1500, 100 नंबर का साक्षात्कार, इस तरह 1600 नंबर का हो जाता है आपका। अब स्थिति मेरिट की क्या बनती है? 2023 में जो फाइनल मेरिट है, उस फाइनल मेरिट में जो जनरल की मैं टॉपर की मेरिट बता रहा हूं, नीचे वाली नहीं, टॉपर वाली। तो जनरल जो कैंडिडेट है जिसने टॉप किया है फाइनली, उसके नंबर है 55.43%, इतने पर उसने टॉप किया। तो ओबीसी का फाइनल मार्क्स है हाईएस्ट, वो 53.5% है। एससी का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 53.6%। देख रहे हैं, 80.1% ऊपर हो गया। विरोधाभास ये कभी कभी हो जाता है। अब देखिए, 2023 की परीक्षा में लगभग 250 सीटें थी और तब यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर लोग टॉप कर गए। अब की बार 2024 में तो 915 सीटें हो गई हैं। प्री का रिजल्ट आते आते लोग बता रहे हैं कि 1000 प्लस सीटें हो जाएंगी। तो जब सीटें ज्यादा हैं तो मेरिट नीचे जाएगी, तो कम से कम 30% नीचे तो मान ही सकते हैं मेरिट जाएगी। तो इस तरह से 52% भी अगर हम पा लेंगे तो डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे। ये नंबर पाना कठिन नहीं है अगर सटीक तैयारी की जाए। अब आते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण पर। जो प्रश्न पत्र संख्या 5 है, यहीं से मैं शुरू करता हूं। देखिए है क्या इसमें, प्रश्न पत्र संख्या जो 5 है आपकी, तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसके टुकड़े किए जाए तो प्रश्न पत्र संख्या 5 के सिलेबस में क्या है आपकी? तो भारतीय इतिहास और संस्कृति है, 4 यूनिटें इसके लिए समर्पित की गई, यूनिट 1 से 4। उसके बाद यूनिट 5 है, वो उत्तर प्रदेश का समाज व संस्कृति, ये है उत्तर प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, यूनिट 1 से 4। दूसरा है उत्तर प्रदेश का समाज और संस्कृति, इसके लिए 1 यूनिट है, वो यूनिट 5। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, यूनिट 6 से यूनिट 10 तक। फिर उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसके प्रभाव, तो ये यूनिट 11 है। फिर सुरक्षा संबंधी मुद्दे, तो 2 यूनिटें इनको समर्पित है, यूनिट 12 और 13। उसके बाद शेष जो प्रश्न पत्र है उसमें है विकास संबंधी मुद्दे और 1 यूनिट ये समसामयिक घटनाओं की है, यूनिट नंबर 17। इस तरह से ये व्यवस्थित है।
अब जो कमीशन है उसने तकनीकी आधार पर इन्हीं टॉपिक्स को काट काट के 21 यूनिट है उसने बनाई है। देखिए यूनिट 1 है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति व प्राचीन नगर। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास को जो हम देखते हैं तो ये 3 तरह का इतिहास है। प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री अर्थात वह ऐतिहासिक कालखंड जिसमें भाषा का विकास या लेखन का विकास लिपि विकसित नहीं हुई थी, तो उसको हम कहते हैं प्राग इतिहास। प्राग इतिहास के 3 काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उत्तर प्रदेश में मानव बसावट बहुत पुरानी है, तीनों काल हमारे पास मिलते हैं। तो पुरापाषाण काल है, उसके ढेर सारे जो स्थल है मिर्जापुर में, बुंदेलखंड में, कुछ अन्य स्थानों पर मिलते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण कालीन स्थलों की पहचान कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। इस तरह करके 125 शब्द का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। जहां तक मध्य पाषाण काल की बात है तो साइटें तो मिलती है, जैसे प्रतापगढ़ में सराय नहर राय है, इलाहाबाद का प्रयागराज का कोल्डी हिवा है, मिर्जापुर और बुंदेलखंड में भी मिलते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण ये है नहीं कि इस पर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए जहां तक मेरी समझ है, तो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल पर। तो जो नवपाषाण काल है उसको नवपाषाण कालीन क्रांति का कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है ये। उत्तर प्रदेश में इसके ढेर सारे स्थल भी मिले हुए। इसी काल में खेती कृषि करना प्रारंभ किया मानव ने, गांव बने, कुम्हार की चाक का आविष्कार हुआ, चाक से बने मिट्टी के जो बर्तन थे वो इसी काल में प्रचलित हुए, जो मवेशी है वो पालतू बनाए गए, और इस तरह की स्थायी ग्रामीण जीवन यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह से जो नवपाषाण काल है, उत्तर प्रदेश के नवपाषाण काल का वर्णन कीजिए। इस तरह 200 शब्द में भी क्वेश्चन आ सकता है और 125 शब्द में भी आ सकता है। तो ये स्थिति है। उसके बाद जब हम आगे आते आद्य ऐतिहासिक काल, उसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, अर्थात लिपि विकसित हो गई थी, वे लिखे भी हैं लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। इसमें मुख्यतः हड़प्पा आता है। तो हड़प्पा का आलमगीरपुर बहुत पहले खोजा गया था, फिर ढेर सारे अन्य स्थल यहाँ पर खोजे गए हैं। तो 8 नंबर का सवाल 2023 में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो 125 शब्द का सवाल उसने पूछा है। तो देख रहे हैं, तो ये तो सीधे सवाल यहाँ पर टकरा गया। तो हड़प्पा में कोई बहुत नहीं है, इतना ही बनता है। अब हड़प्पा के बाद प्रोटो हिस्ट्री के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास पर आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई खास सवाल बनते नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बड़े बड़े साम्राज्यों का अंग रहा है। महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे, 8 उसी में यूपी में थे, आपस में लड़ते रहते थे, वहां कोई खास सवाल नहीं बनता। बस इतना है, बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो संस्कृति से सवाल बन जाता है। और ये सवाल आया भी है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 12 नंबर का सवाल 200 शब्द का 2023 में पूछा गया है। और उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। तो जो मौर्य समाज की विशेषताएं वही उत्तर प्रदेश की। फिर गुप्त साम्राज्य का अंग बन गया ये। फिर हर्षवर्धन आए, तो हर्षवर्धन व्यक्तित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फिर ऐसे ऐसे चलता गया। फिर सल्तनत काल का अंग बन गया, फिर मुगल काल का अंग बन गया, फिर अंग्रेजों का अंग बन गया। तो ये स्थिति बनी रही। तो इतिहास की दृष्टि से कोई बहुत उस तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं। फिर तीसरी यूनिट है उत्तर प्रदेश का 1857 के पहले और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यही जो आधुनिक इतिहास उससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 में भी पूछे गए। एक 8 नंबर का क्वेश्चन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2023 में 8 नंबर का सवाल आया हुआ। इसी तरह 1857 के स्वातंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। तो 12 नंबर का सवाल 2023 में यहां से आया हुआ है। अब रही बात है 1857 के पहले और बाद में। 1857 के पहले भी यूपी में कुछ खास नहीं हुआ, इक्का दुक्का 3 किसान विद्रोह हुए बड़े छोटे स्तर के, तो वहां भी कुछ नहीं बनता। 1857 यूपी का योगदान, उसके बाद के स्वतंत्रता संघर्ष में यूपी का योगदान, जो भी सवाल इतिहास के बनेंगे सब यही बन रहे हैं। और 2023 में 4 यूनिटों से जो इतिहास की है
उससे 6 सवाल पूछे गए, 3 सवाल 8 नंबर के, 3 सवाल 12 नंबर के। अब आगे आते हैं सभ्यता और संस्कृति। संस्कृति क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण। मानव जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप हो अपना स्वयं निर्मित पर्यावरण बना लेता। स्वयं निर्मित पर्यावरण क्या है? धर्म, दर्शन, नैतिकता, साहित्य, परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, मानदंड, ये सब प्रकृति ने नहीं दिए हमें जलवायु की तरह, ये मानव ने स्वयं निर्मित किया। तो यही कहलाती संस्कृति। कोई भी संस्कृति हो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक मूर्त भाग। मूर्त भाग माने जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हैं। तो संस्कृति के मूर्त भाग को हम सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता के अंदर क्या आता है? भवन, स्मारक, देख रहे, देख भी सकते, छू भी सकते। भवन, स्मारक, बर्तन, हथियार और उपकरण, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। है क्या? संस्कृति का भौतिक पक्ष है ये। और ऐसी स्थिति में संस्कृति सभ्यता में अंतर करते हैं तो शेष जो अमूर्त तत्व है जिनको देख छू हम नहीं सकते, जैसे धर्म, दर्शन, नैतिकता, साहित्य, परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, जीवन दर्शन, तो इसको देख छू तो शेष भाग संस्कृति कहलाता है। तो ये स्थिति सभ्यता और संस्कृति की है। तो सभ्यता में तो कुछ हमें बनते नहीं दिखाई पड़ता। संस्कृति में उत्तर प्रदेश की संस्कृति करके हो सकता है 125 शब्द या 200 शब्द में कुछ पूछे, ऐसा संभावना बहुत कम है। अब उसके बाद आ गया प्राचीन नगर। अब प्राचीन नगर ढेर सारे उत्तर प्रदेश में, देखिए प्रयागराज है, काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, हस्तिनापुर है, काम्पिल्य है, अहिछत्र है। तो लंबा स्कोप है और इसी लंबे स्कोप में कोई भी एक नगर पूछ सकता है। जैसे 2019 में उसने सवाल पूछा 12 नंबर का कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। तो देखिए इस तरह से ये पूछते हैं। अब आगे आइए, यूनिट 2 उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। वास्तु माने भवन, कला माने कौशल, अर्थात भवन निर्माण कौशल। तो ये है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। अब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसी पर आधारित है इसकी वास्तुकला। तो सबसे पहले पुरानी वास्तुकला हमें मिलती है बौद्ध वास्तुकला। अब बौद्ध वास्तुकला में क्या है? धनेक और धर्मराज का स्तूप है सारनाथ के, अशोक के स्तंभ है, श्रावस्ती की सुरक्षा दीवार है। तो इन्हीं की वास्तुगत विशेषताएं पूछेगा, 125 शब्द लायक सवाल बन जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम हिंदू वास्तुकला, हिंदू स्थापत्य कला पर। तो ये मुख्यतः गुप्त के काल की है। अब इसमें झांसी का दशावतार मंदिर है, कानपुर के भीतरी गांव का ईंट निर्मित मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, वो मंदिर जिसका विध्वंस तुर्कों ने किया था, जो सबसे प्राचीन मंदिर खड़ा था वो। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, वो मंदिर जिसका विध्वंस तुर्कों ने किया था, जो प्राचीन मंदिर हमारा खड़ा था। काशी विश्वनाथ मंदिर, वो मंदिर जिसका विध्वंस तुर्कों ने किया था, जो प्राचीन काल से खड़ा था। तो ये पांचों मंदिर ये गुप्तकालीन है, एक विशिष्ट शैली के बने हुए थे जिसको सर्वतोभद्र शैली कहा जाता है। इसमें भी 125 शब्द या 200 शब्द का सवाल आ सकता है। तीसरी है भारो इस्लामी वास्तुकला। तो उसके बाद जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके बाद सौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का चक्र शुरू होता है। और उसी चक्र के, उसी सांस्कृतिक संघर्ष की उस काले दौर में भारो इस्लामी वास्तुकला या स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो भारतीय इस्लामी स्थापत्य के तत्वों के संयोजन से निर्मित है। स्मारक इसके सादगी लिए हुए हैं, ये भी 125 शब्द से ज्यादा महत्व तो नहीं रखता। उसके बाद आती है मुगल वास्तुकला या मुगल स्थापत्य कला। तो यही जब तैमूरी स्थापत्य शैली का संयोजन हुआ ये भारो इस्लामी कला में, तो मुगल कालीन कला आ गई। मुगल काल के दौरान ये भारो इस्लामी कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अब इसके ढेर सारे स्मारक है। 2023 में सवाल आया है कि आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसके दौरान बने? मुगलों के दौरान। वही इनकी विशेषताएं, 8 नंबर का सवाल ये आया हुआ। तो जब आ गया है, हम आगे देखते हैं और कैसे सवाल है। तो इसमें 2 नगर हमारे और भी हैं जिन पर सवाल अभी बन सकता है। एक है लखनऊ, कि लखनऊ के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा वाराणसी, कि वाराणसी की स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये मामला हो जाता है।
अब वास्तुकला की महत्ता 100 शब्द का सवाल बन सकता है। वास्तुकला का रख रखाव तो भारत सरकार का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान वो भी रख रखाव करता है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातात्विक जो विभाग है वो भी रख रखाव करता है। निदेशक राज्य पुरातात्विक संगठन वो भी रख रखाव करता है। फिर राष्ट्रीय हेरिटेज योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जिसमें निजी कंपनियों को भी रख रखाव दिया जाता है। तो ये भी 125 शब्द या 200 शब्द का एक सवाल बन सकता है। इसके बाद आइए संग्रहालय। संग्रह माने इकट्ठा करना, आलय माने घर। तो जो इकट्ठा करने का घर है, अर्थात भूतकालीन वस्तुओं के खजाने हैं। तो पुरातन काल की जो भी वस्तुएं अब वो सब यहाँ पर संग्रहित रखी जाती है वर्तमान पीढ़ियों भावी पीढ़ियों के लिए। इसमें ये जो संग्रहित वस्तुएं हैं पुरातन काल की, वे विज्ञान से संबंधित हो सकती है, शिल्प से संबंधित हो सकती है, वे कला से संबंधित हो सकती है, और कुछ दस्तावेज भी हो सकते हैं, पांडुलिपियां, पुस्तकें वगैरह। तो ये संग्रहालय 100 से ज्यादा संग्रहालय यूपी में बने हुए बहुत बड़े बड़े हैं। इलाहाबाद में भी संग्रहालय बना हुआ है आजाद, ये चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर, कभी जाके देखिए, ढेर सारी चीजें वहां। उनका पिस्टल भी चंद्रशेखर आजाद का वही रखा हुआ है। फिर आइए, तो इसमें 200 शब्द या 125 शब्द में इसको पूछ सकता है एक सवाल, यही बनता है। अभिलेखागार, अभिलेख माने दस्तावेज, आगार माने गोडाउन जहां इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ क्या है, पुरातन दस्तावेज, पांडुलिपियां, पुरानी पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, जरूरी नहीं कि दस्तावेज तक सीमित हो, अन्य पुरातन वस्तुएं भी यहाँ एकत्र कर ली जाती है वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के। अब अभिलेखागार की जहां तक बात है, प्रत्येक जिले का एक अपना अभिलेखागार होता है जो सरकारी दस्तावेजों को संग्रहित रखता है, और ढेर सारे बड़े बड़े अभिलेखागार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तो ये भी कि उत्तर प्रदेश के अभिलेखागारों का वर्णन कीजिए, 125 शब्द या 200 शब्द का एक सवाल हो सकता है बस। अब इसके बाद आइए पुरातत्व। तो उत्तर प्रदेश का पुरातत्व, तो पुरातत्व क्या होता है? व्यवस्थित उत्खनन, विश्लेषण व व्याख्या के द्वारा भूतकालीन संस्कृतियों को समझने का वैज्ञानिक प्रयास है ये। तो ये भी मिर्जापुर के बेलन वैली में जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है पत्थर की, उससे लेके अब ये अंग्रेजों के समय तक पुरातात्विक जो खोजें हुई है वो सब एक साथ समरी में आ जाएगी 200 शब्द या 125 शब्द में। ये यूनिट नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1857 पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश की भूमिका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं व्यक्तित्व। तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी आ गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी आ गए। 2023 में 12 नंबर का सवाल पूछा गया कि एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। देख रहे हैं ये यहीं से तो सवाल आया हुआ। फिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो आ जाएंगे इसमें, चाहे वो हर्षवर्धन हो, भक्ति काल के सूरदास, सूर, कबीर, तुलसी, तो ढेर सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो इतिहास की एक झलक है हमारी। अब उत्तर प्रदेश का समाज व संस्कृति, तो यूनिट 5 इसके लिए समर्पित। इसमें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, नगरीय व जनजातीय मुद्दा माने ऐसा कोई मामला या ऐसी कोई समस्या जिस पर ध्यान देना आवश्यक हो, मुद्दा कह रहा था। अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मुद्दे, तो 200 शब्द का 125 शब्द का सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मुद्दे क्या है, इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी प्रयास क्या हुए, और इस संबंध में आप सुझाव दीजिए। 3 पहलू है इसके, और ये तीनों पहलू ग्रामीण मुद्दों पर भी लागू होते, नगरीय मुद्दों पर भी होते और जनजातीय मुद्दों पर भी होते। अब ग्रामीण मुद्दे क्या है? वही निर्धनता है, अशिक्षा, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें कमी है, परिवहन की दिक्कत है, उतनी सही स्थिति नहीं है, गांव ऋणग्रस्तता से ग्रस्त है, और रोजगार की तलाश में गांव से नगरों की ओर प्रवसन हो रहा है। यही ग्रामीण मुद्दे हैं हमारे। नगरीय मुद्दे क्या है? आवासहीनता है, किफायती और सुविधाजनक आवासों की कमी है, अत्यधिक भीड़ भाड़ है, भौतिक आधारभूत संरचना पर अत्यधिक दबाव है, मलिन बस्तियां, और फिर नगरीय जो बीमारियां जिनको कहते हैं आवारापन, भगोड़ा गर्दी, मादक द्रव्य व्यसन, भाव शून्यता, उदासीनता, यही नगरीय मुद्दे। फिर जनजातीय मुद्दे, कोई निर्धनता है, अशिक्षा है, भोलापन है, पिछड़ापन है,
भूमि वंचन है, ऋणग्रस्तता है, बाल श्रम है, बंधुआ मजदूरी है, तो ये जनजातीय मुद्दे। अब उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना देखिए, इससे सवाल भी पूछा गया। तो सामाजिक संरचना क्या होती है? तो जैसे शारीरिक संरचना, हमें खड़ा हूं, हाथ है, पैर है, आंख नाक कान मुंह है, इस तरह समाज में हाथ पैर तो उसके नहीं होते। क्या है? तो समाज में संस्थाओं की जो व्यवस्था होती है, जिस समाज की जैसी संस्थाएं होती हैं, और उन्हीं संस्थाओं के योग को उसको संरचना या सामाजिक संरचना कहा जाता है। संस्था क्या? नियमों और विधियों की व्यवस्था जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो परिवार को देखिए ना, क्या नियम होते हैं। माँ बेटे से बात करने के अपने नियम है, बाप बेटे के अपने नियम है, भाई बहन के अपने नियम है बात के नहीं, जीजा साली के अपने नियम है, बहन बहन के अपने नियम। देख रहे, इसी तरह से नियमों से ही तो परिवार बना हुआ। क्या है परिवार? संस्था। इस तरह की संस्थाएं होती हैं। तो ये परिवार की संस्था या परिवार व्यवस्था, वंश व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, तो ये सामाजिक संरचना। अब यहाँ 2023 में सवाल पूछा गया, 8 नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम, मतलब जाति, जो जाति व्यवस्था की सीढ़ियां हैं, जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना, संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को सीमित करते हैं, विवेचना कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल 2023 में आया हुआ। अब देखिए त्योहार पर आइए। तो त्योहार क्या है? आवर्ती समारोह है, जो एक निश्चित समय बाद समारोह है वो आ जाता है। मेला क्या है? लोगों का एक संग्रह है, मतलब लोगों की एक भीड़ है, जहां क्या होता है? वस्तुओं, सेवाओं और कार्यकलापों का क्रय विक्रय तथा प्रदर्शन होता है। शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते। फिर आते हैं संगीत पर। मुख्यतः लोक संगीत पर बड़ा जोर रहता है। एक सवाल भी पूछा गया 2022 में कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोक गीतों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी विशेषताएं बताइए। 12 नंबर का सवाल है ये चीज। इसी तरह लोक नृत्य है। लोक नृत्य मान किसी समुदाय का परंपरागत नृत्य, और जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो इस पे भी इस तरह 200 शब्द का या 125 शब्द का सवाल बन सकता है। फिर क्या? उत्तर प्रदेश की भाषा तो हिंदी है, ये है। उत्तर प्रदेश का साहित्य तो मुख्यतः हिंदी साहित्य ही है, हमारे पास थोड़ा बहुत उर्दू साहित्य है। फिर बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप है। तो हिंदी। अब देख रहे हैं बोलियां, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये क्या है? बोली है। तो इस तरह का सवाल अगर बनाएगा तो वही कहेगा कि उत्तर प्रदेश की बोलियों का वर्णन कीजिए। फिर क्या है? सामाजिक प्रथाएं। तो प्रथा क्या है? समाज में काम करने का स्वीकृत और स्थापित तरीका जो विकल्पों को सीमित करता है, प्रथा कहलाता है। पीढ़ियों से चला आ रहा है विकल्प सीमित। जैसे हाथ मिलाया राम राम का किया जाता है, तो विकल्प सीमित कर। आप रावण रावण नहीं कह सकते, आप राम है राम कहेंगे। नींबू टांगना, तो बुरी नजर से बचने के लिए नींबू टांगा जाता है। ऐसा थोड़ा कि हम अपनी कार रही है तो हम सोचे कि वो नींबू टांगे, हम बैंगन टांग देना, ये विकल्प नहीं है हमारे पास, नींबू ही हमें टांगना पड़ेगा। देख रहे ना? डुबकी लगाना, तो अब डुबकी लगाने जब आप गए हैं तो वहां डुबकी ही लगानी होगी, ये नहीं कि हम हाथ धुल के चले आए वो डुबकी लगा रहे हैं। ये होती है प्रथाएं। आगे की बात है पर्यटन की। तो पर्यटन यूनिट 20 में दिया गया हुआ है, यहाँ पर ये दोहराव हो रहा है इसका, इसलिए इसको छोड़ देते। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर। तो उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली, राज्यपाल देखिए। तो राज्यपाल में क्या पूछा जा सकता है? राज्यपाल की शक्ति व कार्य, 200 शब्द का आ सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल बन सकता है यहाँ राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका। फिर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध, तो ये सवाल यहाँ पर बन सकते। फिर मंत्रिपरिषद की बात है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। विधानसभा, तो अब विधानसभा में क्या बन सकता? विधानसभा अध्यक्ष कर उनका चुनाव और उनकी शक्तियां और कार्य, बस यही तो बन सकता है। विधान परिषद में अलग से एक ही सवाल इसमें बनता है, विधान परिषद के महत्व की विवेचना कीजिए, 200 शब्द में पूछ सकता है इसको। फिर आते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में 3 तरह के संबंध है। विधायी संबंध,
प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो प्रत्येक तीनों अलग अलग 200 शब्द में पूछे जा सकते हो, तीनों एक साथ मिला के भी 200 शब्द में पूछे जा सकते हैं। फिर हम आते हैं यूनिट 7 पर, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं। तो लोक सेवा में सरकार के द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवाएं कहा जाता है, जैसे सुरक्षा सेवाएं, कारागार सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं। देख रहे हैं ना, तो यही लोक सेवाएं कहलाती हैं। ये दो तरह की होती हैं यूपी में। तो एक को कहते हैं राजपत्रित सेवाएं, दूसरे को कहते हैं गैर राजपत्रित सेवा। तो वे सेवक जिनके नाम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में अंकित होता है उनको राजपत्रित सेवाएं कहा जाता है, राजपत्रित सेवक कहा जाता है। क्लास 1 और क्लास 2 की जो पोस्टें हैं वो राजपत्रित सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इन संवर्ग के पदाधिकारियों को हम अधिकारी कहते हैं। दूसरे तरह की सेवाएं गैर राजपत्रित सेवाएं, तो ये ऐसी सेवाएं जहां इन लोक सेवकों के नाम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में दर्ज या अंकित नहीं होते हैं। इसमें क्लास 3 और क्लास 4 के जो पदाधिकारी आते हैं इनको कर्मचारी कहा जाता है। इसमें खास कुछ है। अब आइए लोक सेवा आयोग पर। 1937 में बना, यहीं से नौकरी मिलती है, ढेर सारी शक्तियां कार्य हैं और करतूतें भी करता रहता है ये। तो इसमें क्या हो सकता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, आयोग की स्वायत्तता, संविधान ने इसको दे रखी है। उसके बाद आयोग के कार्य। तो ये 3 सवाल यहाँ बच जाते। 50 कॉपी बदल दिया है PCSJ के मुख्य परीक्षा की, इतना बदनामी किया, स्केलिंग बहुत बड़ी है, उसको फिर हटा दिया, सरल भी खत्म कर दिया और अभी निर्लजता के साथ फिर लागू करने की कोशिश किया। खैर आप लोगों को बधाई हो, आपका आंदोलन सफल हुआ। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन के नाम से फिर लागू कर रहा था। लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा क्या होती है? तो किसी विभाग या संगठन के दस्तावेजों की जांच करना और उनका मूल्यांकन करना ताकि उस विभाग को कानून के अनुसार चलाया जा सके, ये है लेखा परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में जो लेखा परीक्षा है वो 3 तरह की होती है। एक को कहते हैं वैधानिक लेखा परीक्षा, तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो इसको करता है। दूसरे आंतरिक लेखा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसके ऑडिटर होते हैं, वो लेखा परीक्षा करते हैं। तीसरी है विशेष लेखा परीक्षा, मतलब कहीं कोई घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया जाता है। ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी दे सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो लेखा परीक्षा विभाग है वो भी दे सकता है। 200 शब्द या 125 शब्द का एक सवाल इससे बनता है। अब ये गलत लिख दिया मैं, ये महाधिवक्ता होना चाहिए। महान्यायवादी तो भारत सरकार का होता है, इसको थोड़ा भाई ठीक कर लीजिएगा। तो महाधिवक्ता, इसमें सवाल ही पूछा है कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 8 नंबर का सवाल 2023 में आया हुआ है, इसको कृपा करके ठीक कर लेना। फिर उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उन्हें उनकी पदावधि या कार्यकाल, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संवैधानिक स्वायत्तताएं जो संविधान ने दी हुई है, और उच्च न्यायालय की शक्तियां तथा कार्य। 4-5 तरह के सवाल इसमें बनते हैं उच्च न्यायालय के संबंध में। अब यूनिट 8 पर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड। अब ये विशेष राज्य का दर्जा देकर जो पहाड़ी राज्यों को है भारी भरकम छूटें दी गई। 5वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य वाला पैमाना निर्धारित किया। उसके बाद चलता रहा और राज्य इसमें शामिल होने की मांग करते रहे, लेकिन 2015 में भारत सरकार ने विशेष राज्य वाला ये जो प्रावधान था इसको खत्म कर दिया है। वो सहायता तो विशेष दे देगी लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। अब भारत सरकार का कहना है इससे भारत सरकार के वित्त पर बहुत भारी बोझ पड़ता है, तो इस तरह इसको खत्म कर दिया। अब आ जाइए राजभाषा। तो राजभाषा हमारी हिंदी है। 47 में देश स्वतंत्र हुआ, तुरंत मौखिक आदेश जारी हो गया कि हिंदी है। फिर 1951 में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित करके हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1986 में संशोधन करके उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अपनी प्रथम और द्वितीय राजभाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास
रथ है। तो इसमें 125 शब्द का एक सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में राजभाषाओं के प्रोत्साहन के लिए सरकारी प्रयास क्या, विवेचना कीजिए ये चीज। फिर है उत्तर प्रदेश की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्या, उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना है। जो भी कर राजस्व, गैर कर राजस्व, उधारी, जो भी जहां से सरकार की आय होती सब डायरेक्ट इसी खजाने में जमा हो जाती है। सरकार है वो विधानसभा की अनुमति से इससे व्यय करती है। लेकिन 1951 में एक अन्य खजाना बनाया गया, उसको आकस्मिक निधि कहा गया, कंटिजेंसी फंड ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है, इसमें आकस्मिकता या आपदा के समय इसमें कुछ पैसा जमा रहता है। आपदा के समय जो राज्यपाल है वो तुरंत अपने आदेश से इसे खर्च कर सकता है, और जो खर्च उसने किया है उस व्यय की अनुमति बाद में वो विधानसभा से ले सकता है। अब इसमें जब कोविड का संकट आया था तो इससे ढेर सारी राशि 800 करोड़ के लगभग निकाली गई। अब राजनीतिक दल है। अब अभी 2023 में सवाल आया हुआ कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दलों की प्रकृति का वर्णन कीजिए और राजनीति में उनके प्रभाव को दर्शाइए। तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनकी प्रकृति क्या है? वे जातिवादी हैं, वे संप्रदायवादी हैं, वे अवसरवादी हैं, कभी कभी संकेत मिलते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे क्षेत्रीय दलों की यही तो प्रकृति है। अब महत्व क्या है इनका? महत्व बहुत ही ज्यादा। जो राष्ट्रीय दल है हमारे भाजपा और कांग्रेस, उनमें से कोई भी दल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता। यही क्षेत्रीय दल गठबंधन बनाए हुए हैं, और एक गठबंधन, दो गठबंधन, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी तो ये जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल है उन्होंने भारत की विदेश नीति तक को प्रभावित किया है। तो ये तो स्थितियां हैं इनकी। फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, ये पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की संस्था बनाई गई है। तो इसमें इसकी क्या संरचना क्या है भाई, कौन कौन लोग नियुक्त होते हैं और इसकी शक्तियां और कार्य क्या है। तो इस तरह से 125 शब्द या 200 शब्द का एक सवाल आता है। अब यूनिट 9 पर हम लोग आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगरीय स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन तो छोटा ही पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में गांव ही ज्यादा है, नगर कम है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो दो ही बात है, नगर पालिका की संरचना और उसके कार्य, और दूसरा नगर निगम की संरचना और उसके कार्य। तो ये सवाल यहाँ पर बन रहे हैं। जहां तक पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात है तो इसका डिटेल रहता है। ग्राम सभा की संरचना व कार्य यहाँ सवाल बन सकता है, ग्राम पंचायत की संरचना व कार्य यहाँ सवाल बन सकता है, और ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के चरण 2023 में पूछा है 8 नंबर में कि ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के चरणों का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं, तो ये सवाल 2023 में 8 नंबर का आया हुआ। फिर पंचायत समिति की संरचना व कार्य, फिर जिला परिषद की संरचना व कार्य, और जिला विकास योजना के निर्माण के चरण। तो इस तरह से ये है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा पंचायती राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन और पंचायती राज में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। तो इस तरह से ये पंचायती राज, कई सवाल इसमें बनते हैं। लोक नीति, लोक नीति क्या है? लोक नीति से आशय सरकार के द्वारा लिए गए वे सभी निर्णय, नीतियां, कार्रवाइयां सब आती है जो जन कल्याण के लिए समर्पित है। तो इस तरह लोक नीति सरकार की समस्त नीतियां, निर्णय, कार्रवाइयां एक साथ इकट्ठा कर दीजिए, उसको लोक नीति कहा जाएगा। तो ऐसा जिससे सवाल बन नहीं सकता। पेपर 5, 6 में यही तो सब भरा। अब आइए अधिकार संबंधी मुद्दे, ये बड़ा टॉपिक है। अब अधिकार किसके बाधित रहते हैं, मुद्दे या समस्याएं किसके अधिकार में, किसके अधिकारों के संबंध में पैदा होती है? जो निर्बल वर्ग है। तो आयु के आधार पर निर्बल वर्ग कौन है? 2, बालक और वृद्ध। तो बालकों के अधिकार संबंधी मुद्दे, वृद्धों के अधिकार संबंधी मुद्दे। शारीरिक दृष्टि से निर्बल वर्ग कौन है? जो शारीरिक विकलांग है। मानसिक दृष्टि से निर्बल कौन? जो मानसिक विकलांग है। तो ये विकलांगों के अधिकार संबंधी मुद्दे। लिंग के आधार पर निर्बल कौन है? महिलाएं। तो महिलाओं के अधिकार संबंधी मुद्दे। सामाजिक दृष्टि से निर्बल कौन है? SC, ST और OBC।
तो SC व ST के अधिकारों संबंधी मुद्दे, OBC के अधिकारों संबंधी मुद्दे, अलग अलग इतने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब इसी के साथ इन अधिकार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य SC व ST आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इनकी संरचना और कार्य करके तो ये बड़ा सा टॉपिक बन जाता है, यहाँ हमें ध्यान देना होगा। अभी सवाल आया तो नहीं है लेकिन आएगा जरूर। अब नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र। ये क्या है? एक तरह का दस्तावेज है जिसको सरकार जारी करती है। तो सरकार जो सेवाएं जनता को देती है उन सेवाओं के बारे में मानदंड निर्धारित करती है। इससे सेवा प्रदायगी के संबंध में उत्तरदायित्वपूर्णता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या रहता है भाई? सिटीजन चार्टर के सिद्धांत है, उत्तर प्रदेश में सिटीजन चार्टर के घटक है, उत्तर प्रदेश में सिटीजन चार्टर के कार्यान्वयन की स्थितियां या कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे हैं और इस संबंध के सुझाव है। ये 4 सवाल बनते हैं इसमें। फिर आते हैं, ये तो मैं नीचे वाला पकड़ लिया भाई, उत्तर प्रदेश सुशासन। सुशासन में जिम्मे उत्तरदायी, पारदर्शी और सक्षम शासन को हम कहते हैं सुशासन। अब इसमें सुशासन क्या टॉपिक है इसके? सुशासन का अर्थ, सुशासन के लाभ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयास, उत्तर प्रदेश में सुशासन के संबंध में चुनौतियां, उत्तर प्रदेश में सुशासन को प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव। ये 5-6 टॉपिक बनते हैं। इनमें से किसी एक या दो को जोड़ के आपसे 125 शब्द या 200 शब्द का सवाल पूछा जा सकता है। फिर क्या है? भ्रष्टाचार निवारण। तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास या पहलों का वर्णन कीजिए। तो यही एक मामला यहाँ पर बनता है, या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो ये 2 सवालों में कोई एक पूछ सकता अगर उसको पूछना है। नेक्स्ट है लोकायुक्त। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्तों की संरचना क्या है? लोकायुक्त कार्य क्या है? लोकायुक्त की सीमाएं क्या है? लोकायुक्त को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव दीजिएगा, क्योंकि शक्तियां पर्याप्त नहीं है, सीमाएं बनी हुई है। ये 4 टॉपिक, इनमें किसी 2 को जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिटीजन चार्टर हो गया। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से आशय क्या है? सुशासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसको ई या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। तो इसमें ई गवर्नेंस का अर्थ, ई गवर्नेंस के लाभ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए की गई पहले, ढेर सारी पहले है उत्तर प्रदेश सरकार की। एक पूछी भी गई है 2023 में 12 नंबर में कि उत्तर प्रदेश की ई जिला परियोजना क्या है? क्या है यार? उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में अच्छी पहल है, विवेचना कीजिए। तो इस तरह के सवाल आया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की ई जिला परियोजना। इसी तरह उमंग ऐप वाली पहल है, इसी तरह लोकवाणी की पहल है। तो इस तरह से कई पहले हैं। तो ये है चीजें। अब फिर नेक्स्ट बात है उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के संबंध में चुनौतियां। फिर आगे बात आएगी उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव। तो इस तरह 7-8 टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। फिर आया सूचना का अधिकार। इसमें 2-3 टॉपिक। एक तो सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान क्या है, विवेचना कीजिए। दूसरा, सूचना के अधिकार में जो संशोधन हुए वो क्या क्या संशोधन हुए और उनका महत्व क्या है। तो यही टॉपिक बनते हैं। फिर नेक्स्ट है समाधान योजना। ये जोड़ तो दिए, सवाल आने लायक इससे लगता नहीं है। ये क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न मुद्दों के संबंध में समाधान के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं की है और सब मिला के यही समाधान योजना कहलाती है। जैसे विवाद वगैरह के समाधान के लिए जन सुनवाई, सौर ऊर्जा समाधान। तो जो लोग सोलर प्लांट अपना लगवाए हुए सौर ऊर्जा संबंधित, तो उनकी जो शिकायतें हैं उनके संचालन के संबंध में, तो वो सौर समाधान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है रिचार्ज समाधान योजना। तो जो लोग नेट वाले, जो नहीं मीटर नए वाले चले, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, वो मीटर जिनके यहाँ लग गए हैं उनसे संबंधित उनको दिक्कतें हैं रिचार्ज के बारे में, तो वो समाधान अलग से चल रहा है।
फिर नेक्स्ट चौथी है एक मुश्त समाधान योजना। तो बिजली बिल जिनके पहले के बाकी है तो एक मुश्त दे के कुछ जो पेनाल्टी या ब्याज लग रहा है उसमें छूट मिल जाएगी। 4 तरह के समाधान इसके हैं। अब नेक्स्ट है यूनिट 11। छोटा टॉपिक है लेकिन 2023 में सवाल पूछा गया। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। तो भूमि सुधार क्या होता है? भूमि सुधार से आशय वे सभी प्रयास जो भू स्वामित्व तथा कृषि में उत्पादन व उत्पादकता को प्रोत्साहित करते हैं। तो वे सभी प्रयास जो भू स्वामित्व को विस्तारित करते हैं और कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को प्रोत्साहित करते हैं भूमि सुधार कहलाते हैं। तो 2023 में सवाल आया हुआ है 12 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के चरणों का वर्णन कीजिए और इससे कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए विवेचना कीजिए। तो 2 टुकड़े का सवाल उसने पूछ दिया है। अब भूमि सुधार के चरण क्या? 3 ही चरण है। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनी थी उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के लिए। उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना जिसने इस तरह का कानून बनाया। 52 में ये जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया, जमींदारी उन्मूलन होने लगी। अब उसके बाद जहां जहां सरकार को दिक्कतें आई समय समय पर वो संशोधन करती रही और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का अंतिम संशोधन 2004 में। तो एक चरण तो यह हो गया। दूसरा चरण क्या है? भूमि की अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण। तो 1960 में ये कानून बना और फिर इसमें संशोधन किए गए 1973 में। तो हमारे यहाँ लैंड सीलिंग रहती ना कि एक परिवार इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता, वो ये बात कही गई। तीसरी चीज चकबंदी। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1954 पारित किए करके लागू कर दिया गया। तो इसमें चकबंदी की जाती है, किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक साथ किया जाता है। तो ये तो चरण हो गए। अब इसके प्रभाव क्या पड़े? तो भूमिहीन कृषि मजदूरों पर इसके क्या प्रभाव पड़े? छोटे और सीमांत किसानों पर क्या प्रभाव पड़े? मझोले किसानों पर क्या प्रभाव पड़े और ग्रामीण शक्ति संरचना इससे कैसे प्रभावित हुए? तो इस तरह के 4-5 टॉपिक यहाँ से निकलते हैं। तो 2023 में इससे एक सवाल पूछ लिया उसने। अब नेक्स्ट देखिए यूनिट 12 और 13 सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। अब यूनिट 12 में 5 सब यूनिट है। पहली सब यूनिट क्या? उग्रवाद के प्रसार तथा विकास के बीच संबंध। अब ये उग्रवाद क्या होता है? तो ऐसी विचारधारा जो प्रचलित व्यवस्था का विरोध करती है और समावेशी समाज का विरोध करती है उसको उग्रवाद कहते हैं। तो हिंसा व आतंक पर आधारित होती है, इस विकास को नष्ट करती है। किंतु अगर संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास हो तो लोग उग्रवाद की तरफ आकर्षित तो नहीं होते। अतः इन दोनों के बीच दो तरफा संबंध है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब बनाएगा तो 200 शब्द का सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है? वाह राज्य एवं अंतरराज्यीय सक्रियक माने एक्टिविस्ट से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। तो वाह एक्टिविस्ट कौन है? जो देश के बाहर बैठे हुए हैं। वे कौन है? 2 तरह के, सरकारें और निजी। दूसरा है राज्य, माने उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठे हुए हैं और उसकी आंतरिक सुरक्षा को वे बाधित कर रहे हैं। तीसरा अंतरराज्यीय, वे भारत के अंदर हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं एक्टिविस्ट ऐसे, और आंतरिक सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा कर रहे हैं? संचार नेटवर्कों का दुरुपयोग करके, मीडिया का दुरुपयोग करके और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करके खतरा पहुंचाते। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में इन संचार नेटवर्कों, मीडिया और सोशल मार्केटिंग साइट्स की भूमिका क्या है? इन एक्टिविस्ट के माध्यम से यही पूछा जा रहा है। यही हमारा टॉपिक है। ओके, अब ये करते कैसे? साइबर हमले करवा देंगे, जनमत को प्रभावित करेंगे, आर्थिक स्थिरता पैदा करेंगे, सामाजिक जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसको ये गड़बड़ करेंगे, आतंकवाद का प्रचार प्रसार करते हैं, इस तरह आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। और आज सूचना और मनोरंजन की दृष्टि से जो संचार नेटवर्क है, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो हमारे मानव जीवन का
अभिन्न अंग बन चुके हैं। देखिए 2021 में सवाल पूछा था उसने कि आंतरिक सुरक्षा के संबंध में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो ये सवाल 12 नंबर का 2021 में पूछा। नेक्स्ट क्या है, साइबर सुरक्षा के आधारभूत नियम क्या है। तो ये बड़े आसान 8-10 नियम है, तो ये चीज है, लेकिन हाँ पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। फिर काले धन को वैध बनाना अर्थात धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी रोकथाम, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि टैक्स चुरा ली, कोई भी धन हो आप कमा लीजिए, सरकार को टैक्स नहीं देते तो वो कहती काला है ये। और फिर आप चोरी करके ऐसे ऐसे माध्यम से बड़ी जटिल प्रक्रिया के द्वारा भारत के अंदर बाहर धीरे धीरे करके उसको इनकम फर्जी तरीके से दिखा देते हैं कि ये तो टैक्स फ्री है, तो वो कैसा हो गया फिर सफेद। तो यही सरकार रोकना चाहती है, इससे अर्थव्यवस्था को हानि होती है। तो यही है मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम। नेक्स्ट है विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां एवं उनके जनादेश, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो क्या है विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसी, जनादेश का मतलब होता है कानून बना करके सुरक्षा बलों को जो दायित्व और शक्तियां सौंपी गई हैं उसी को उनका जनादेश कहा जाता है। उसी से वे अधिकार प्राप्त करते हैं और उसी से अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अब ये क्या है यहाँ पर सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीएसी माने प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, पीएसी का आया था उत्तर प्रदेश का बल है। यूपी एसटीएफ है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के संगठित अपराधों के विरुद्ध सक्रिय होती है। फिर क्या यूपी उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो आतंकवाद निरोधी बल है ये। एजेंसी के नाम पर सीआईडी इसके पास है, तो इन्हीं समूह के जनादेश क्या, तो ये बात पूछी जा रही है। देखिए क्वेश्चन भी 2023 में इससे पूछा गया 12 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों के उन्मूलन में या नियंत्रण में यूपी एसटीएफ भूमिका का वर्णन या विवेचना कीजिए। तो काफी उपलब्धियां भी है। तो अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया, मुख्तार अंसारी का नष्ट भ्रष्ट हो गया, और पता नहीं कितने छोटे छोटे संगठित अपराधी नष्ट कर किए इन्होंने सफलतापूर्वक। तो ये नेक्स्ट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती। तो उत्तर प्रदेश की 760 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है। कई चुनौतियां वहां पर है, मानव तस्करी की समस्या, हथियारों की तस्करी होती है, मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, जाली करेंसी की आपूर्ति की जाती है। तो यही सब चीजें, ये भी 2023 में 8 नंबर का सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो यही इतना ही है। प्रबंधन का मतलब अब हम क्या प्रयास कर रहे हैं, जैसे नेपाल सीमा पर पक्की सड़क बन रही है, चौकियां ज्यादा की जा रही है, नए नए उपकरण सेंसर आ रहे हैं जिससे कि पहचान हो सके मानव तस्करों की, हथियार मादक द्रव्य तस्करों की। नेक्स्ट है संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। अपराध दो तरह के, एक व्यक्तिगत अपराध होता है, जैसे हम किसी को पसंद नहीं करते, हमने उसको गोली मार दी, व्यक्तिगत क्राइम हो गया। दूसरा अपराध क्या होता है, इसमें अपराध की कंपनी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपराधी आपसी सहयोग और साझेदारी विशेषज्ञता के आधार पर अपराध कर्म का संचालन करते हैं, जैसे डी कंपनी है, लॉरेंस बिश्नोई, ये इसको संगठित अपराध कहा जाता है। ढेर सारे अपराधी हैं, उनका श्रेणी क्रम है, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे, और इस तरह मिलजुल के अपराध का संचालन करते। नेता को अपराधों में विशेषज्ञता होती है। तो इसका आतंकवाद से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। आतंकवादियों को भारी मात्रा में धन की जरूरत होती है, हथियारों की जरूरत होती है, दूसरे का जासूसी तंत्र उन्हें मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटी की उन्हें जरूरत होती है। ये सारी सुविधाएं उनको संगठित अपराधी उपलब्ध कराते हैं। बंबई दंगे हुए थे, देख ना, विस्फोटक कहां से आए थे, संगठित अपराधी डी कंपनी ने भेजे थे। और जो आतंकवादी है वो संगठित अपराधियों के लिए कुरियर का काम करते हैं। विदेश से हथियारों की तस्करी करके ले आए, विदेश से जाली करेंसी की तस्करी करके ले आए, विदेश से वो जाली करेंसी ले आए, हथियार ले आए, मादक द्रव्य ले आए। तो इस तरह सहजीवी संबंध देश के लिए बड़ा भीषण साबित होता है। फिर यूनिट 13 पर आते, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था पहले तो गड़बड़ थी, अब बता रहे हैं काफी कुछ ठीक हो गई। फिर क्या, नागरिक अधिकार सुरक्षा है, नागरिक सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा क्या होती है,
लोगों का एक समूह है जो सेना का भाग नहीं है या किसी दल का भाग, सेना का भाग नहीं, किंतु आपात स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है। इसी को कहते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन। तो उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया राहत दल है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। फिर उत्तर प्रदेश का अग्निशमन विभाग है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो यह है नागरिक सुरक्षा। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के प्रकारों और उसकी प्रभावकारिता का वर्णन कीजिए। 125 शब्द का सवाल ये आ सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 14, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। ये दो तरह के मुद्दे हैं। एक तो संरचनात्मक मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना की दुर्बलताओं के कारण है, और दूसरे रोग संबंधी मुद्दे हैं। तो संरचनात्मक मुद्दों में क्या है? डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, प्रयोगशालाओं की कमी, दवाओं की कमी, जांच उपकरणों की कमी, देख रहे हैं ना। तो ये सब संरचनात्मक मुद्दे हैं। अब इसमें एक सवाल आया है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य नीति 2018 इस प्रकार उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो सरकारी पहले हैं, जो सरकारी प्रयास है और जो सरकारी नीतियां हैं, उनको कैसे निर्देशित कर रही है, विवेचना कीजिए। 12 नंबर का सवाल है, 2023 में उसने पूछा। रोग संबंधी मुद्दे क्या है भाई? जो संक्रामक रोग हैं, गैर संक्रामक रोग हैं, किसकी कितनी प्रबलता है, कौन कौन नए रोग आ रहे हैं, जीवन शैली में क्या दिक्कतें हैं, तो लोगों को पूर्व में सावधान किया जाए। ये भी इससे भी संबंधित ये मुद्दे हैं। अगर पर्याप्त व्यवस्था जिसे उत्तर प्रदेश में इसकी नहीं है, तो ये तो एलोपैथी हो गई मुख्यतः। एक और शब्द आता सुने होंगे आप, आयुष। आयुष माने अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो चिकित्सा या औषधि का जो वैकल्पिक विधाएं हैं, उनको हम संयुक्त रूप से आयुष कहते हैं। तो उसमें क्या आता? आयुर्वेद पद्धति, यूनानी पद्धति, सिद्धा पद्धति, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा, ये सब मिलकर आ जाते हैं। महागुरु योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2021 में स्थापित किया गया। कहाँ? गोरखपुर में। 2023 में 12 नंबर का सवाल पूछा है इसमें कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो एक बार की घटना है, बार बार तो इसको पूछ नहीं सकता। इस तरह से 2023 में स्वास्थ्य चिकित्सा यूनिट 14 से 2 सवाल उसने 12-12 नंबर के बनाए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 15 पर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। तो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। प्रत्येक शिक्षा में 3 मुद्दे बनते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा का ढांचा। दूसरा पहलू बनता है इसमें प्राथमिक शिक्षा के ढांचे के उन्नयन के संबंध में सरकारी प्रयास। तीसरा बनता है इस संबंध में सुझाव। अब 8 नंबर का सवाल आया हुआ है 2023 में कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करने में ऑपरेशन कायाकल्प कितना सफल रहा है, विवेचना कीजिए। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया। तो हर एक चाहे जो शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राथमिक मान 3 सवाल बनते। ये इसका ढांचा क्या है, सरकारी इसके उन्नतीकरण के सरकारी प्रयास क्या है, और तीसरा इस संबंध में सुझाव दीजिए। तो ये 15वीं यूनिट आपकी हो गई। अब फिर 16वीं यूनिट है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो हर 6वां जो भारतीय है वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है। तो जब तक उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा, भारत विकसित कैसे होगा? दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश ही राजनीतिक रूप से दिल्ली पर सबसे ज्यादा जबरदस्त दबाव बनाए रहता है। तो ये भी हमारी प्रभावी भूमिका है। तो इसमें 200 शब्द या 125 शब्द का प्रश्न एक बना सकता है, अभी पूछा तो नहीं गया। फिर क्या, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, ये यूनिट जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ढेर सारी नीतियां बनाती है होलसेल में, और ढेर सारी पूछी भी जाती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो इसमें नीतियां आ जाती है, या उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन, या और कोई अजूबा टाइप काम हुआ यूपी में, तो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। इससे सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए यूनिट 18, जल शक्ति मिशन और अन्य जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कार्यान्वयन किस तरह या किस प्रभावकारिता के साथ
हो रहा है। तो ये कई योजना ढेर सारी हैं केंद्रीय, लेकिन जो मुख्य यहाँ से पूछा जा सकता है उसको अगर आप छांटिएगा तो क्या है? उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना, जल शक्ति मिशन है ही, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन है, प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम है, मिशन शक्ति है। तो इस तरह से ये मामले हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तो उत्तर प्रदेश में इनका कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है, क्या स्थिति है, तो इस पर सवाल पूछ सकता है, पूछता। फिर यूनिट हो रहा है उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, इनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं, इनका योगदान क्या है उत्तर प्रदेश में, इनका प्रभाव क्या है। देखिए गैर सरकारी संगठन क्या है, लोगों का ऐसा समूह है जो निजी है, सरकार से स्वायत्त है और जन कल्याण के लिए समर्पित है, उसको हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं। 2023 में ये सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन की चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा इन्हें अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। 12 नंबर का सवाल है, 2023 में इसी से पूछा हुआ। अब इनकी भूमिका कहाँ पूछी जा सकती कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, ग्रामीण जीवन में इनकी क्या भूमिका है, नीति निर्माण में इनकी क्या भूमिका है, क्या ये लोक सेवा प्रदायकी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे सरकारी विभाग जो सेवाएं राशन की लेके जो भी ढेर सारी ये सब उपलब्ध कराते हैं, क्या एनजीओ के माध्यम से विकल्प है, तो सस्ती पड़े, इतना भ्रष्टाचार ना हो, तो ये बात भी कही जाती। तो ये 4-5 सवाल बनते हैं। 2022 में 8 नंबर में सवाल पूछा गया कि नीति निर्माण में उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 20 पर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब पर्यटन के मुद्दे क्या है उत्तर प्रदेश के, ढेर सारे मुद्दे हैं। पर्यटन की संरचना दुर्बल है, चोरी चकारी होती है, पर्यटकों को लूटा जाता है, उनको उल्लू बनाया जाता है, तो ये चीजें गंदगी से लेके तो ये ढेर सारी समस्या है। तो एक सवाल तो यही बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित मुद्दों का वर्णन या विवेचना कीजिए। दूसरा टॉपिक ये बनता है उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश में पर्यटन के उन्नतीकरण के संबंध में सरकारी प्रयासों या पहलों का वर्णन कीजिए कि सरकार क्या क्या कर रही है। और ये नेक्स्ट टॉपिक ये संभावनाएं, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं की विवेचना कीजिए। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं की विवेचना कीजिए, 8 नंबर का सवाल 2023 में ये पूछा है। पर्यटन में बड़ा धनी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न कांतियों से युक्त कलात्मक आभूषण जैसा है, जो तरह तरह के टेस्ट वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, वन्य जीवन का पर्यटन है, ग्रामीण पर्यटन है, कृषि पर्यटन है, खाद्य पर्यटन है, शिल्प पर्यटन है, समारोह पर्यटन है, तो ढेर सारे तरह का पर्यटन हमारे यहाँ। और सवाल पूछा ही जाता, पर्यटन सर्किट भी पूछे जा सकते हैं। 2021 में पूछा उसने कि बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट में के प्रमुख स्थानों का वर्णन कीजिए। तो बुंदेलखंड पर्यटन स्थल के प्रमुख स्थल क्या क्या है, बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है, महोबा है, तो 5 है। तो इस तरह उसने पूछ दिया 125 में। अब यूनिट 21 पर आते हैं, लास्ट यूनिट। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार। अब नवाचार अंग्रेजी में इसको इनोवेशन कहते हैं। ये नवाचार क्या है, ऐसा नवीन विचार जो या तो नवीन वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है या प्रचलित वस्तुओं और सेवाओं का उन्नतीकरण करता है, नवाचार कहलाता है। जैसे कमरुद्दीन ने एक ब्रेक वाला चैफ कटर माने चारा काटने वाली मशीन गांव में होती है, तो ऐसे चलती रहती है, जब किसी की उंगली उसी में फंस गई तो कट जाती, ढेर सारे लोगों की कट जाती थी। तो कमरुद्दीन ने ऐसी मशीन बनाई कि अगर उंगली आपकी मशीन के अंदर जाएगी तुरंत मशीन रुक जाएगी, तो उंगली विकलांग होने से आप बच जाएंगे। तो बड़ी उपलब्धि है।
चारा मशीन पहले से थी, उसको उन्नत किया गया। देख रहे ना, मेरठ के फोटो सिंह है, उन्होंने हाथ से चलने वाली एक धान रोपाई की मशीन बनाई है। ये भी है, तो प्रचलित जो सेवाएं वस्तुएं उनको उन्नत कर रहे हैं। एक महिला ने पालक वाली बर्फी बनाई। पालक की बर्फी जल्दी बनती नहीं थी ना, पहले कोई जाना था। अब उसमें क्या, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पालक की बर्फी खाती है तो आयरन उनका तेजी से बढ़ता है, उनके लिए बड़ी राहत, और मिठाई खाने में भी अच्छी लगती है। तो नवीन वस्तु का सृजन हो गया ना, तो ये चीज। अब इसमें नवाचार के संबंध में इसके मुद्दे क्या है, तो उत्तर प्रदेश में नवाचार से संबंधित मुद्दे या समस्याएं क्या है, एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, उत्तर प्रदेश में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में नवाचार किस प्रकार रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये 3-4 सवाल इसमें बनते हैं। नेक्स्ट बात है इसकी क्या है, अब डिटेल अगर इसमें जाएंगे तो कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि व संबंधित क्षेत्रों में नवाचार एक टॉपिक ये बन जाता है, तो उनका वर्णन किया जाएगा जो नवाचार हुए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में घरेलू क्षेत्र में नवाचारों का वर्णन विवेचना कीजिए। तीसरा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नवाचारों का वर्णन विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का वर्णन विवेचना कीजिए। जो बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है, मास्टरों पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, ये सब नवाचार ही तो है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचारों का वर्णन या विवेचना कीजिए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। ये है हमारा 5वां पेपर। तो अपनी तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। जहां कोई कमी लगे तो आप हमको बता सकते हैं, या नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसका परीक्षण कीजिए। ओके, थैंक्स। और कल जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें 6वें पेपर के सिलेबस में एनालाइज करूंगा, और उसके बाद फिर मैं 4-4 वीडियो बनाऊंगा टॉपिक के सिलेबस के। 4-4 टॉपिक बीच में छांट के आपको हम पढ़ा देंगे। तो एक तरह से हम आपका अपना प्रदर्शन आपके सामने करेंगे कि आप देखिए भाई, हमारी क्वालिटी, हमारी दृष्टि, और उस पर अपना हमारी सेवाओं के महत्व का आकलन कीजिए। और इस तरह से यही आशा मैं आप लोगों से करता हूँ। ओके, थैंक्स।